तो आज के वीडियो में हम सब डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए जो छोटी छोटी बातें रिक्वायर्ड होती हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्लास 9 से ही प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाता है ना, क्लास 9 से ही आप प्रोबेबिलिटी पढ़ने लग जाते हैं, फिर 10th में पढ़ते हैं, कुछ 11th में पढ़ते हैं और 12th में जाने के बाद तो हमें बड़े लेवल पर प्रोबेबिलिटी पढ़ना होता है। तो इस वीडियो सीरीज में हम एकदम बेसिक से क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे और जेई लेवल तक क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी तक हम डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ आ रहा है ना? तो आज का जो हमारा चर्चा स्टार्ट होगा विद द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा टर्म है जो प्रोबेबिलिटी के डिस्कशन में बार बार आने वाला है, बार बार यूज होगा। तो आपसे पूछा जाए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम फिक्स नहीं हो, या इसको थोड़े और सही शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करें तो कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी कहलाएगा जब वो दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। फर्स्ट, कि उसके पास एक से ज्यादा आउटकम हो, है ना, आउटकम आने की पॉसिबिलिटीज एक से ज्यादा हो, और दूसरी चीज कि आउटकम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, अब जब क्वाइन हवा में जाएगा उसके बाद जमीन पर आएगा तो हमें पता नहीं है कि ऊपर में हेड आने वाला है कि टेल आने वाला है, बस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बस समझ आ गया ना? तो एक क्वाइन को टॉस करना हमारे लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। वैसे ही अगर हम दो क्वाइन को टॉस करते हैं, और ध्यान से एक बात समझिएगा कि हमारे प्रोबेबिलिटी में दो क्वाइन को एक साथ टॉस करो या एक ही क्वाइन को दो बार टॉस करो, सेम बात होगा। दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो हो सकता है पहले पर हेड आ जाए, है ना, और दूसरे पर भी हेड आ जाए। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, या फिर दोनों पर टेल। 4 पॉसिबिलिटीज हैं, बात समझ रहे हैं ना? और हर एक पॉसिबिलिटीज ये किसी भी पॉसिबिलिटीज को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। बात समझ आ रहा है क्या? तो 2 क्वाइंस को टॉस करना भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है। वैसे 3 क्वाइंस को, अगर हम 3 क्वाइन को टॉस करेंगे, एक ही क्वाइन को 3 बार टॉस करो या फिर 3 क्वाइन को 3 अलग अलग लोग एक साथ टॉस करें, सेम बात होगा। बात समझ आ रही है? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है। वैसे एक डाइस को फेंकते हैं, डाइस समझते हैं ना, मोबाइल में आजकल खेलते हो ना लूडो, तो लूडो का जो डाइस होता है उस पर 6 फेसेस है, जिस पर 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट ऐसे करके 6 डॉट तक बना होता है। अब जब हम डाइस को फेंकते हैं तो पता नहीं है कि ऊपर में कितने नंबर वाले, है ना, कितने डॉट वाला फेस आने वाला है। तो एक डाइस को फेंकना, एक डाइस को थ्रो करते हैं, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आने की संभावना है और हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम 2 डाइस को फेंकते हैं, अगेन एक डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को एक ही साथ फेंको, दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ आ गया ना? दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक डाइस को फेंक रहे हैं, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, या फिर 2 डाइस को, बात समझ आ गया ना, 2 डाइस को एक साथ या एक ही डाइस को 2 बार, सेम बात होने वाली। ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल हैं। दूसरी चीज, दूसरा टर्म जो काफी चर्चा में होगा हमारे डिस्कशन के दरमियान, विच इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस अगेन बच्चों वाली बात है, आपको पता है क्या है सैंपल स्पेस? आप कहेंगे कि सर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, है ना, जो भी पॉसिबल आउटकम है उसको एक सेट के फॉर्म में लिख दिया जाए, है ना, जो भी पॉसिबल आउटकम है उसको सेट के फॉर्म में लिख दिया जाए, देन दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है? एच आ सकता है, हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है। इसको ऐसे करली ब्रैकेट में लिख दे, है ना, एस, ये सैंपल स्पेस कहलाएगा, है ना, किसके लिए? एक क्वाइन को टॉस करने के लिए। एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस ये आएगा। वैसे ही अगर हम 2 क्वाइन को टॉस करते हैं, तो पहले पर हेड, दूसरे पर भी हेड, ये एक पॉसिबिलिटीज हुआ। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, बात समझ आ रहा है ना, या फिर दोनों पर टेल, या फिर
दोनों पटेल, 4 पॉसिबिलिटीज है। दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर और 1 कॉइन 2 टाइम्स। एक कॉइन को 2 बार या 2 कॉइन को एक साथ अगर हम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस ये आएगा। सिमिलरली अगर हम 3 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस लिखें तो क्या होगा? 3 कॉइन्स के लिए तो आपको होगा सर एच एच एच, है ना, एच एच एच, फिर एच टी एच, फिर एच एच टी, ऐसे कुछ लिखने लग जाएंगे। अगर ऐसे आप रैंडमली लिखेंगे तो ट्रस्ट मी 90% बच्चों से गलती होता ही है, कोई ना कोई इसका पॉसिबिलिटी तो छूटेगा ही छूटेगा। तो ऐसे ही हम रैंडमली नहीं लिखेंगे, है ना, ऐसे ही रैंडमली 3 कॉइन्स के लिए या फिर 3 से ज्यादा 4 कॉइन दे दे तब क्या करोगे? ऐसे ही रैंडम लिखने लग जाओगे तो क्या होगा? कोई ना कोई केस छूट जाएगा। तो इसलिए करना क्या है, 3 कॉइन के लिए आप इससे एक कम कॉइन, 2 कॉइन का जो सैंपल स्पेस है ना उसको 2 बार लिखिए। पहले आप एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, एक बार लिख लिया हमने। फिर वैसे ही एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, 2 बार लिख दिया ना। अब पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले में एच लगा दो, पहले वाले में एच लगा दो, है ना, और दूसरे वाले में टी लगा दो। ये हमारा क्या आ गया? सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर। बात समझ आ गया ना? वैसे अगर 4 कॉइन के लिए लिखना हो ना तो देख लो आप, 3 कॉइन के लिए कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना, तो 8 को 2 बार लिख दो, 8 और 8। पहले 8 में एच 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 और दूसरे 8 में टी टी टी, टोटल 16 होंगे। बात समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? अगर हम एक कॉइन को फेंकते हैं, अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। 2 को फेंक रहे हैं 4 आ रहा है, मतलब 2 टू द पावर 2 आ रहा है। 3 को फेंक रहे हैं तो 2 टू द पावर 3 आ रहा है। बात समझ आ रहा है क्या? 1 के लिए दिस, 2 के लिए ये और 3 के लिए ये, वैसे ही 4 के लिए ये बनेगा। बात समझ आ रहा है क्या? तो अगर हम एन कॉइन को टॉस करते हैं, अगर एन कॉइन को टॉस करते हैं तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? आप कहोगे सर 2 टू द पावर एन। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देख लो आप, इसमें एक ही आ रहा है 2 टू द पावर 2 आ रहा है 2 टू द पावर 1, इसमें 2 टू द पावर 2, इसमें 2 टू द पावर 3, 8 आ रहे हैं। बात समझ आ गया क्या? वैसे ही अगर एन कॉइन को हम टॉस करते हैं, एन कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन। कॉइन में 2 फेस होता है ना, 2 फेस होता है, तो 2 फेस टू द पावर कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं। वैसे ही डाइस को अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस होते हैं ना। और अगर हम 2 डाइस को फेंकते हैं, 2 डाइस को, बात समझ आ रहा है क्या? अगर हम डाइस को फेंक रहे हैं तो इसमें टोटल कितने फेसेस? 6, तो 6 टू द पावर एन होगा, 6 टू द पावर एन होगा। बात समझ आ रहा है क्या? तो 2 डाइस को फेंकेंगे तो 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, 6 स्क्वायर, है ना, 6 स्क्वायर दैट इज 36 आने वाला है। 36 पॉसिबिलिटीज होंगे। वो कौन कौन से 36 पॉसिबिलिटीज होंगे? चलिए उसको भी लिख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगर एक डाइस को 2 बार फेंका जाए या 2 डाइस को एक ही साथ फेंका जाए तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आने वाला है वो 36 आएगा। ये तो कंफर्म हो रहा है ना? क्या क्या हो सकता है देखिए, 1 1 1 2 1 3, है ना, 1 4, या ऐसे लिखो नीचे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। बात समझ आ गया क्या? 1 6। वैसे ही इधर 2 1 2 2 2 3 2 6 2 6, है ना, 6 6 12। वैसे 3 1 से लेकर के 3 6, फिर 4 1 से लेकर के 4 6, 5 1 से लेकर के 5 6 और 6 1 से लेकर के 6 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस इज इक्वल टू 36। क्लियर हो रहा है एकदम? अगर 3 होता तो अरे सर ऑलमोस्ट सुसाइड होगा। 6 का क्यूब, है ना, 6 का क्यूब लिखते कैसे हैं? वो सबको लिखेंगे कैसे? ये कितने हैं? 36 है ना, तो इन 36 को 6 बार लिखो, 36 36 36 36 ऐसे 6 बार। फिर पहले वाले में 1 1 1 लगा दीजिए,
ट्रिपलेट बनेगा 111 112 113, बात समझ रहा है। दूसरे वाले में दूसरा वाला जो 36 है उसमें 2 लगाओ, तीसरा वाला जो 36 है उसमें 3, ऐसे करके आखिरी वाला जो छठा वाला 36 ऑर्डर्ड पेयर है उसमें 6 लगाइए, तो टोटल 216, 6 का क्यूब 216 ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे। बात समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, अब ये जो डाइस है, डाइस के क्वेश्चन में जब डाइस फेंका जाएगा, हम जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर की सम का बहुत ज्यादा चर्चा होता है। दो डाइस को फेंक रहे हैं तो क्या सम हो सकता है, पहले ये देखते हैं सम क्या क्या हो सकता है। देखो ध्यान से आप, सम हो सकता है 112, मिनिमम सम क्या हो सकता है 2, मिनिमम सम 2 हो सकता है, और मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, मैक्सिमम आप कहेंगे सर 12, मिनिमम सम 2 हो सकता है और मैक्सिमम 12 हो सकता है। 2 से लेकर 12 तक ऑर्डर्ड पेयर के सम जा सकते हैं। तो ऐसे पूछ सकता है ना कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम ऑफ द डिजिट्स आर 10, तो हमें ढूंढना होगा ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका सम जो आ रहा है 10 आ रहा है। अपॉन में जो भी करते हैं वो तो हम आगे देखेंगे। तो देख लेते हैं कि सम क्या है। ये देखो, इसका जो सम है ये 2 आ रहा है, और इन दोनों का सम ध्यान से देखो क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। इसका 4, और यहां पर भी देख 2 2 था ना, तो इनका देखो 4 आएगा। बात समझ आ रहा है क्या। एक ही ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिनके एलिमेंट का सम 2 है, 2 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके एलिमेंट का सम 3 है, 3 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके एलिमेंट का सम 4 है। बात समझ आ रहा है क्या। तो अब आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, देखो ये है 12 और ये है 11, 2 और 12 इन दोनों के लिए एक ही ऑर्डर्ड पेयर होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। बात समझ आ गया क्या, सम 2 आए या 12 आए, ध्यान से देखिए। वैसे ही सम 3 आए या फिर 11 आए, सम 3 आए या 11 आए, दोनों के लिए, 3 के लिए भी और 11 के लिए भी कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो आपको होगा सर 2 ऑर्डर्ड पेयर है, 2 ऑर्डर्ड पेयर है जिनका सम 3 या फिर 11 आ सकता है। ये 3 देंगे और ये 11 देंगे। वैसे ही 4 और 10 के लिए 3 होंगे, 5 और 9 के लिए 4 होंगे, 6 और 8 के लिए 5 होंगे, और अकेला एक 7 है जिसका 6 होगा। इन दोनों के लिए 4 सम आए या 10 आए, इसके लिए 3 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 5 आए या 9 आए, इसके लिए 4 होंगे, 6 आए या 8 आए। आप देख सकते हो, पूरा लिखना एक बार, आपको समझ आ जाएगा, आपको दिख जाएंगे वो, है ना। तो इसके लिए 5 होंगे, और 7 आए इसके लिए 6 होंगे। बात समझ आ रहा है। यहां से ऐसे चलेगा और ऐसे, ये आपको याद रखना है, तो आप काउंट नहीं करना पड़ेगा। समझ आ गया ना, समझ आ गया। 2 12 1, 3 11 2, 4 10 3, 5 9 4, 6 8 5 और 7 के लिए 6, सम 7 हो जाए, इसके लिए आपको 6 ऑर्डर्ड पेयर इन 36 पॉसिबिलिटीज में दिखने वाले हैं। समझ आ गया। तो ये था हमारा सैंपल स्पेस, अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, एक क्वेश्चन कि एक कॉइन को फेंका जाता है, अगर हेड आता है तो दोबारा से कॉइन को फेंका जाता है। एक कॉइन को फेंका जाता है, अगर हेड आएगा तो दोबारा से कॉइन फेंका जाएगा, और अगर टेल आएगा तो ये कहता है कि हम डाइस को फेंकेंगे। देन राइट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, दैट मीन सैंपल स्पेस को लिखना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि एक हम क्वाइन को फेंक रहे हैं, क्वाइन को, अगर इस पर हेड आएगा तो दोबारा से हम क्वाइन फेंकेंगे। चलो क्वेश्चन नहीं समझ आया, पहले आप ये समझो कि अगर हम 2 क्वाइन को फेंकते हैं या फिर एक ही क्वाइन को 2 बार फेंकते हैं, तो क्वाइन को अगर पहली बार फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। पहली बार जब हम फेंकेंगे क्वाइन को, तो दोबारा से क्वाइन फेंकना है, हेड आएगा तो भी क्वाइन ही फेंकना है, तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, टेल आएगा तो भी क्वाइन ही फेंकना है, हेड आ सकता है टेल आ सकता है, यही तो होगा ना।
कुछ ऐसा ही तो सिचुएशन होता होगा जब हम एक कॉइन को 2 बार फेंकते हैं। हमने कॉइन को फेंका तो या तो हेड आया या टेल आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर से कॉइन फेंकना है तो क्या आएगा, हेड आएगा तो भी हेड टेल, टेल आएगा तो भी हेड टेल आने के मतलब कि ध्यान से देखो जो यहां पर सैंपल स्पेस लिखते थे, क्या लिखते थे, हेड हेड का कॉम्बिनेशन। पहली बार जब हेड आया तो उसके साथ दूसरी बार भी हेड आ सकता है, पहली बार जब हेड आया दूसरी बार टेल आ सकता है, पहली बार टेल आया तो दूसरी बार हेड आ सकता है। बस समझ, पहली बार टेल और दूसरी बार टेल, यही होता था ना। 2 क्वाइन को अगर हम फेंक रहे हैं, है ना, और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वैसे ही हमारा जो क्वेश्चन है कि अगर हम क्वाइन को फेंकते हैं, एक क्वाइन को फेंकते हैं, हेड आएगा तो दोबारा क्वाइन फेंकना है, टेल आएगा तो डाइस फेंकना है। इस बार क्वाइन को हमने फेंका, हेड आया तो क्वाइन ही फेंकना है और टेल आया तो डाइस फेंकना है। तो जब क्वाइन यहां पर फेंका जाएगा तो आप समझ गए होंगे या क्वाइन के साथ हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। लेकिन जब डाइस फेंका जाएगा तो क्या आ सकता है सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, बात समझ आ गया, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्लियर हो रहा है क्या? तो सैंपल स्पेस जब लिखेंगे तो एच के साथ एच, एच के साथ एच, एच के साथ टी, बात समझ आ गया। फिर क्या टी के साथ 1, टी के साथ 2, नहीं क्या, टी के साथ 3, टी के साथ 4, टी के साथ 5 या टी के साथ 6। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एनएस बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल एनएस, ये कितना होगा, 8 होगा। इस केस में एनएस जो होता था वो 4 होता था। एनएस क्या होता था, टोटल पॉसिबल आउटकम। एकदम क्लियर है, कोई समस्या वाला बात नहीं सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा सैंपल स्पेस। अब हम बात करेंगे इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट फर्स्ट जो टर्म जो था वो हमारा सैंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम फिक्स नहीं है ना, जिसके आउटकम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और एक से ज्यादा आउटकम है ना। 2 कंडीशन को जो एक्सपेरिमेंट फुलफिल करेगा उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कौन कौन से? तो पहला कि एक से ज्यादा आउटकम हो, दूसरा आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो टर्म्स हमने डिफाइन किया दैट इज सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में हमने देखा कि अगर एक डाइस क्वाइन को फेंक रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्वाइन के 2 फेस होते हैं 2 टू द पावर n। अगर n क्वाइन को फेंक रहे हैं तो 2 टू द पावर n डाइस को फेंक रहे हैं तो 6 टू द पावर n डाइस होगा। और ये जो 2 डाइस की ऑर्डर्ड पेयर जो 36 सैंपल एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस के अंदर, इसके सम के ऊपर क्वेश्चन मिलता है। सम कहां से कहां तक होगा? 2 से लेकर 12 तक। 2 सम वाले कितने ऑर्डर्ड पेयर? 1, और 12 वाले भी 1, है ना। बाकी क्या होंगे आपको समझ आ गया होगा। और अगर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे कि एक क्वाइन फेंके, हेड आया तो क्वाइन, टेल आया तो डाइस फेंकेंगे, तो फिर हमें ट्री डायग्राम बनाना होता है। अब ट्री डायग्राम बनाओ, आप सैंपल स्पेस लिख पाओगे, कोई दिक्कत एकदम नहीं सर। जो थर्ड टर्मोलॉजी होगा दैट इज इवेंट। इवेंट क्या है समझिए ध्यान से। सैंपल स्पेस के अंदर अगर 6 एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट कितने हो सकते हैं? किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो उसके टोटल 2 टू द पावर n सबसेट बन सकते हैं। क्लास 11th सबसेट, बस समझ रहा है क्या? तो मान लो कि मैं एक डाइस को फेंक रहा हूं, एक डाइस को, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? बताइए। 1 2 3 4 5 या 6, यही होगा ना। अब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो आप कहोगे सर 2 टू द पावर 6 दैट इज 64। इसके टोटल 64 सबसेट हो सकते हैं और वो सारे के सारे सबसेट इवेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैं इवेंट लेता हूं, इसमें ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर आना हमारे लिए एक इवेंट है। तो ये इस ए में क्या क्या हो सकते हैं? 1 3 5, दिस इज कॉल्ड इवेंट। ये एक इवेंट है। ऑड नंबर आना एक घटना है, इवेंट। बात समझ आ रहा है क्या? वैसे ही अगर मैं बी बोल दूं प्राइम नंबर, तो क्या होगा? किसको लिखें? आप कहोगे सर
1 प्राइम नंबर नहीं है, 2, हाँ 2 प्राइम नंबर है, फिर 3 और उसके बाद 5। ये दूसरा इवेंट है। वैसे लिख सकते हैं C मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, ये एक घटना है। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं इसमें? 3 and 6, दीज आर द इवेंट। ये सब इवेंट है। तो इवेंट क्या कौन कहलाएंगे? इवेंट किसको बोलते हैं? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को, सैंपल स्पेस के सबसेट को हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। इसमें अगर मैं कह दूं कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम सिर्फ 2 ही तो है ना, तो 2 इसका सबसेट है, तो वो भी हमारे लिए एक इवेंट होगा, वो भी हमारे लिए एक इवेंट होगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड सैंपल स्पेस एंड थर्ड इवेंट। फोर्थ जो टर्मिनोलॉजी हम डिफाइन करने वाले हैं वो है, टर्मिनोलॉजी नहीं, यहां पर हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास 10 से देखते आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि किसी भी घटना को घटित होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई, इवेंट का पहला लेटर ई ले लिए, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन, है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस उसको बोलते हैं। बात समझ आ गया ना? फॉर एग्जाम्पल है ना, इसी में देख लो, यहां पर देख लो, ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इसमें देख लो, है ना, बी, पीबी क्या होगा? पीबी होगा, ये भी 3/6 होगा। बात समझ आ गया? पीसी क्या होगा? पीसी ये 2/6 होगा, 2/6 है ना, 1/2 और 1/3। क्लियर हो रहा है क्या? है ना? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई। अच्छा, ये भी जानते होंगे कि किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी की जो दायरा है, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? NS, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कोई भी सबसेट इसके इक्वल हो सकता है, मतलब NS अपॉन NS, तो ज्यादा से ज्यादा ये 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, और कम से कम क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, 0। बात समझ आ रहा है क्या? 0 कैसे सर? मान लो यही रैंडम एक्सपेरिमेंट था कि हमने एक डाइस को फेंका, सैंपल स्पेस ये आएगा, और इस सैंपल स्पेस के लिए हम 2 इवेंट डिफाइन कर रहे हैं। एक, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 6, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 6। क्या इसमें 6 से बड़ा नंबर हो सकता है क्या? तो 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। और ऐसे इवेंट को जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। समझ आ रहा है क्या? और अगर मैं यहां पर एक दूसरा इवेंट डिफाइन करूं, अ नंबर विच इज लेस देन 7, 7 से छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप कहोगे सर सारे के सारे 7 से छोटा है, टोटल 6 के 6 जो यहां पर नंबर दिख रहे हैं वो 7 से छोटा है, इसका मतलब टोटल आएगा ऊपर 6 के 6, नीचे भी 6, तो वो 6/6 1 होगा। तो ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं, जो होगा ही होगा, कंफर्म होगा। समझ आ रहा है? दूसरी बात कि एक होता है कंप्लीमेंट्री, इसको ई बार है ना, बार, या फिर ऐसे डैश, या फिर ऐसे कंप्लीमेंट्री सेट को सी से दिखा देते ना। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? तो अगर ई जो है, ई कोई इवेंट है, पी ई की होने की प्रोबेबिलिटी है, तो पी डैश या पी बार पी की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। ये बात समझ आ रहा है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, सी की होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 3 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, 2/6 दैट मींस 1/3। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो आप इसमें काउंट करो, 3 के मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो है ना, ये नहीं है, ये नहीं है ना, ये तो है। तो टोटल 3 के मल्टीपल नहीं वाले कितने हैं? 4 हैं, 4/6 दैट इज 2/3। तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 को अगर यहां पर हम डिफाइन करें पीसी बार, तो ये क्या होगा?
ये होगा 1 माइनस 2/3, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, सॉरी 1 माइनस 1/3, दिस इज 2। डायरेक्ट भी काउंट कर रहे हैं तो 2/3 आ रहा है, या 1 में से इसको माइनस कर लें तो भी 2/3 आ रहा है। तो किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पी बार दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पीई होगा, 1 माइनस पी होगा, ध्यान रखना। इसका मतलब सर पीई को इधर लेके आ जाए तो पीई और पी बार दोनों का सम हमेशा 1 होगा। किसी इवेंट की होने की और उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा, सैंपल स्पेस देखा, इवेंट्स देखा, बात समझ आ गया। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी, ये जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे देखिए इस पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहले वाले में बोथ डिजिट्स आर सेम। अगर 2 डाइस को फेंका जा रहा है तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखना होगा। आप कॉपी में इसको लिखेंगे, कितने आएंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताओ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आप कहोगे सर 36। 2 डाइस को फेंकने से सैंपल स्पेस 36, जगह नहीं है ना। आप खुद एक बार लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके, इसमें 1 6 तक, 2 1 2 3 ऐसे 2 6 तक, बात समझ रहे ना। 6 1 से लेके 6 6 तक टोटल 36 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। उसमें से ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनका दोनों डिजिट सेम होगा, बोथ डिजिट्स आर सेम, या डुप्लेट भी, कभी कभी डुप्लेट बोलता है, तो आपको समझ आ गया होगा। 1 1 इसमें एक 1 1 खुद मिलेगा, फिर 2 वाले में 2 2 मिलेगा, 3 वाले में 3 3, ऐसे 6 वाले में 6, टोटल 6 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनके दोनों डिजिट्स क्या होंगे, सेम होंगे। 6 ऑर्डर्ड पेयर जिनके दोनों डिजिट्स क्या होंगे, सेम होंगे। इसको मान लेते हैं इवन है तो n इवन क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि P इवन क्या होगा, P इवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट n इवन अपॉन ns, दिस इज इक्वल टू 6/36 विच इज 1/6, विच इज 1/6। समझ आ रहा है ना। अब एक सेकेंड है, इसमें कह रहा है बोथ डिजिट्स आर इवन। सोचो दोनों डिजिट इवन हो, ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो आप कहेंगे कि सर 1 1 पहले वाले में 1 1 1 2 वाले में तो दोनों डिजिट्स इवन हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 ऑड नंबर है। 2 1 वाले में मिलेगा, 2 1 में एक तो 2 2, फिर 2 4, फिर 2 6, 2 वाले में 3 मिल गए। ऐसे ही 4 वाले में 3 मिलेंगे, 4 2 4 4 4 6, 6 वाले में भी 3 मिलेंगे, 6 2 6 4 एंड 6 6। तो टोटल 3 3 3 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऐसे 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनके दोनों डिजिट्स क्या है, इवन है। तो Pe2 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 9/36 मीन्स 1/4। एकदम क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगला जो बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 8 हो। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका सम 8 हो सकता है। तो एक तो तरीका ये काउंट करो जाकर के देखो। दूसरा तरीका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टेक्निक बताया, क्या 1 के लिए सम 2 है, इसके लिए 1, 3 है 2, 4 है इसके लिए 3 ऑर्डर पेयर, 5 है इसके लिए 4 ऑर्डर पेयर, 6 है इसके लिए 5 ऑर्डर पेयर, 7 आए इसके लिए 6 ऑर्डर पेयर, फिर घूम जा रहा था 8 आए इसके लिए 5 ऑर्डर पेयर। सम 8 आए इसके लिए कितने, 5 ऑर्डर पेयर, जो मैं बताया ना ये वाला ऐसे है ना। 2 के लिए और 12 के लिए, दोनों के लिए 1 हो रहा था, 3 के लिए 11 के लिए, बीच में यहाँ पर 7 था तो घूम रहा था ना, 8 यहाँ पर बैठा हुआ था ऐसे घूम रहा था। तो जितने 6 के लिए आएंगे ऑर्डर पेयर उतने ही 8 के लिए आ रहे थे। 6 के लिए 5 तो 8 के लिए भी 5, तो ये 5 होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट इज 8 इज इक्वल टू 5/36, 5/36। इज इट क्लियर, एकदम क्लियर है। अच्छा अगले वाले में बोला कि सम ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा। तो अब ये बताओ कि सम कहां तक जा सकता है, 12 तक। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है सम की, 12, और 8 से बड़ा मतलब 9 10 11 12, ये चारों के चारों, 12 वाले भी, 11 वाले भी, 10 वाले भी और 9 वाले भी। 12 के लिए कितना, 1, 11 के लिए 2, 10 के लिए 3,
और 9 के लिए 4, 1 और 2, 3 और 4, तो ये 3 हो गए, 3 6 और 4 10, टोटल कितने 10। आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये वाला याद रखो, है ना। वीडियो का 5 मिनट बैक जाओ, 5-7 मिनट और देखो मैंने क्या बताया डाइस के लिए। 2 डाइस को फेंकते हैं तो सम कैसे काउंट करेंगे हम लोग, तो ये होगा 10, टोटल 10, तो PE4 दिस इज इक्वल टू 10/36 विच इज इक्वल टू 5/18, 5/18। बात समझ आ रहा है ना। ऐसे ढेरों सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं 2 डाइस के लिए, ऐसे ही 3 डाइस के लिए क्वेश्चन बन सकता है। रेयर मिलेगा 3 डाइस, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 डाइस के लिए। बात समझ आ गया। अगला इस बार है कि 3 क्वाइन को टॉस किया जा रहा है, 3 क्वाइंस टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, सैंपल स्पेस। अगर हम सैंपल स्पेस लिखें, है ना, 3 क्वाइन के लिए तो क्या होगा H, है ना, 2 क्वाइन के सैंपल स्पेस को लिख के और एक तरफ H दूसरी तरफ T, 2 बार लिख के H और T लगा दो, तो ये H T, है ना, H T H, फिर क्या होगा H T T, फिर T H T, अगला होगा T H T, फिर T H एंड T T, टोटल 8 आएंगे। टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS क्या होगा, NS होगा 8, NS जो होगा वो 8 होगा। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, कि एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो आप ढूंढो उन 8 में से ऐसे कितने ऑर्डर ट्रिपलेट हैं, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है जिनमें 2 हेड आ रहा है। तो आपको नजर आएगा, देखो यहां पर भी और यहां पर भी, टोटल 3 है। कौन कौन, H T H, T H। N E1 कितना है, 3 है। सो P E1 क्या आएगा, P E1 आएगा 3/8, N E1 अपॉन NS। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, इसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है इसमें बोला कि एटलीस्ट, ध्यान दीजिए, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड चाहिए। ऐसा होता है ना हमारे गांव में कि अभी शादी का मौसम है, तो शादी जब होता है दूल्हे के गाड़ी में जीजा और फूफा को बिठाना जरूरी होता है, ऐसा होता है। तो ये बोला जा रहा है कम से कम 2 हेड, मतलब कि कम से कम 2 जीजा तो गाड़ी में बैठने ही चाहिए। 2 ऐसे जीजा हैं अगर उनको नहीं बिठाओगे तो वो नाराज हो जाएंगे। बात समझ आ रहा है क्या। ज्यादा से ज्यादा कितने बिठा सकते हैं, अब जितने गाड़ी में जगह है जितना बिठा सकते हो उतना बिठाओ, लेकिन 2 ऐसे जीजा हैं जिनको बिठाना ही बिठाना है। कम से कम का मतलब यही है। बात समझ आ गया। तो देखो कम से कम ऐसे कितने जीजा मतलब वही हेड, ऐसे कितने हेड है, ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज है जिनमें कम से कम 2 हेड आ रहे हैं। तो ये देखो तीनों आएगा, H T H, कम से कम 2 हेड हो गया। और कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा हम कितना ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो तीनों ले सकते हैं। हमारे पास जो कैपेसिटी है 3 हेड आने की भी है, 3 जीजा को भी हम गाड़ी में बिठा सकते हैं, तो उसको भी काउंट करो। तो यहां से NE2 जो आएगा ये है 4, सो PE2 क्या होगा 4/8, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स इज इक्वल टू 1/2। सेम क्वेश्चन एटमोस्ट बोल दिया इस बार। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 को बिठा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, तो कम से कम कितना, 1 या 1 भी नहीं। इसको ऐसे समझो कि मैं बोलूं कि इस क्लास में 2 बच्चे, कम से कम 2 बच्चे, सॉरी ज्यादा से ज्यादा है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे जेईई एडवांस में सिलेक्ट होंगे। आपके इस बैच के ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे जेईई एडवांस में सिलेक्ट होंगे। अब मान लो बाद में आए बोले कि सर 1 ही सिलेक्ट हुआ, तो मैं बोलूंगा मैं गलत कहां बोला भाई, मैंने बोला सर ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेक्ट होंगे, मतलब 1 भी सिलेक्ट हो सकता, 1 भी नहीं भी सिलेक्ट हो सकता है। बात समझ आ रहा है क्या, बात समझ आ रहा है। मतलब E3 में ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाले ये तीनों आएंगे, ये तीनों आएंगे, उसके बाद ये 2 हेड वाले होंगे, फिर हम 1 वाले भी ले सकते हैं, 1 वाले भी ले सकते हैं, और 1 भी नहीं वाले भी ले सकते हैं। यहां पर T भी आएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब 2 हेड वाला तो आएगा ही, 1 हेड वाला भी आएगा और 0 हेड वाला भी आएगा। तो बताइए यहां पर PE3 कितना हो गया,
PE3 इज इक्वल टू 7, टोटल 7 आया ना, 7 अपॉन सैंपल स्पेस रेट। क्लियर हो रहा है एकदम? कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम नहीं। तो ये था प्रोबेबिलिटी का एकदम इनिशियल बात, बेसिक बातें, है ना। इसके बाद जो चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, NCR बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। फिर एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम देखेंगे, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इवेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। ये सारी बातें जब हम जान लेंगे तो प्रोबेबिलिटी का हमारा बेस कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक बातें हमारे पास होंगी। इसके बाद 12th के प्रोबेबिलिटी में हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, बेस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीज़ें के ऊपर हम चर्चा करेंगे छोटे छोटे वीडियोज़ में। और जिन बच्चों का क्लास छूट जा रहा है या बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं, वो इन यूट्यूब पर वीडियो देखो। समझ आ गया ना? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल इसके अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।